आज अखिल भारतीय किसान सभा जिला कमेटी के आह्वान के तहत हमने जो बकाया हुआ फसल बीमा क्लेम जो 2019 की जिन पॉलिसियों का जो मिसमैच था खाता जिनका पोर्टल पर अपलोड नहीं हुआ था, जैसे हमारे मेघाना गांव का और बिडबराना गांव का, उनको लेकर के 2020 रबी के जो खाते बंद पड़े हैं, जिनकी जांच एसीबी कर रही है, उनकी छंटनी करके और जो बाकी जो किसान हैं उनको धीरे धीरे क्लेम देने की जो प्रक्रिया के तहत जो सरकार ने पीछे आश्वासन दिया था और उपखंड अधिकारी ने कहा था कि हम जल्द से जल्द निपटाएं। उसमें बहुत सारे खाते अभी भी बाकी है, उनके खातों में पैसे डालने की मांग को लेकर के और बंद खातों के तमाम खातों में जो दूसरे उनके जो बचत खाते हैं उनके अंदर पैसे डालने की मांग को लेकर, और उसके साथ साथ विशेष रूप से 2021 खरीफ का बकाया क्लेम जो अभी तक किसानों के खातों में आ जाना चाहिए था, उसको डलवाने की मांग को लेकर के हमने यहाँ के उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया है। सवाल ये है कि 2021 के अंदर एक तरफ तो केंद्र सरकार जो है उसने ये जो बीमा कंपनी के साथ है ये जो फैसला लिया है कि हम जो डाटा है वो किसानों को नहीं देंगे। हमने मांग की कि जो डाटा है जो भी खराबा हुआ है उसका डाटा सार्वजनिक करना चाहिए। दूसरा, अभी कंपनी ने पूरे राजस्थान के अंदर जो अपने सैटेलाइट के द्वारा सर्वे को आधार मानते हुए, और इन्होंने हमारी 30-35 पंचायतों को अभी तक इन्होंने माना है कि इन पंचायतों के अंदर क्लेम आपका नहीं बनेगा। सैटेलाइट से पूरे इलाके के अंदर हरियाली दिख रही थी, इसलिए हम क्लेम नहीं देंगे। लेकिन हमारी अखिल भारतीय किसान सभा की मांग है कि जब अधिसूचना जारी हुई थी, अधिसूचना में यह स्पष्ट लिखा हुआ था कि क्रॉप कटिंग को आधार मानते हुए क्लेम दिया जाएगा, तो अब सैटेलाइट का सवाल ही नहीं बनता। तो जिस प्रकार से तारानगर का किसान तारानगर अकेली तहसील के अंदर 35 ग्राम पंचायतों को सैटेलाइट का आधार माना है, उसी प्रकार से हमारी जो नॉर्थ तहसील है उसके अंदर बहुत सारी पंचायतों को सैटेलाइट का आधार मानते हुए इन्होंने क्लेम को रोकने का प्रयास किया। हमने कहा कि जल्द से जल्द जारी करो, नहीं तो बड़ा आंदोलन इस इलाके के अंदर हम शुरू करेंगे। अभी 15 दिन का उपखंड अधिकारी ने टाइम लिया कि हम 15 दिनों के अंदर डलवाने का प्रयास करेंगे, और 23 तारीख को जो बीमा कंपनी की और कृषि विभाग की और किसान सभा के प्रतिनिधियों के साथ वार्ता करेंगे। सर, फसल बीमा कंपनी के बारे में आपको सर इस तरीके से नहीं लगता कि कहीं न कहीं वो लापरवाही बरत रहे हैं? भादगा, तारानगर, अब नौर में भी आज आप ज्ञापन देके आए हैं। नहीं, लापरवाही की अब इतनी बड़ा मामला तो नहीं आया, क्योंकि जिस प्रकार से 2016 में इस इलाके में क्लेम विशेष रूप से आना शुरू हुआ था, उसके बाद जो रामगढ़ का जो किसान आंदोलन जो कामरेड बलवान पुनिया के नेतृत्व में जो हुआ था बैंकों के खिलाफ, उस आंदोलन के बाद इस इलाके के अंदर इसमें कोई दो राय नहीं कि कंपनी जो है वो इस इलाके के लिए सजग जरूर रहती है, लेकिन फिर भी कंपनी हर सूरत में ये चाहती है कि हमारा पैसा कैसे बचे, इसलिए वो हर बार नया जो प्रोपगेंडा लेकर के आती है। पिछली बार उन्होंने अपनी जांच को एसीबी में कहा, हालांकि हम कतई जो फ्रॉड करने वाले लोग हैं उनको बचा नहीं रहे, हम कह रहे जो फ्रॉड है उन लोगों को आप पकड़िए, उनको जेल भेजिए बिल्कुल, क्योंकि जो किसानों की बहुत ही महत्वपूर्ण जो योजना है, महत्वाकांक्षी योजना है, उस योजना के अंदर कोई अगर एक आदमी अगर सैकड़ों किसानों के जो हक के ऊपर डाका डाल रहे हैं उन लोगों को गिरफ्तार करिए जाए, लेकिन उनको आधार मानते हुए आप 10,000 लोगों का क्लेम रोक दो। ये तो सरासर कंपनी की गुंडागर्दी है, इसके खिलाफ लोगों को लड़ना पड़ेगा। इसमें कोई दो राय नहीं कि कंपनी के पेट में दर्द हो रहा है। कंपनी लगातार 16 के बाद अब तक हर बार कंपनी ने प्रयास किए है कि कैसे किसानों के पैसे के ऊपर डाका डाला जाए। आपको याद होगा 2019 के अंदर हमारी 10 पंचायतों को अलग थलग कर दिया था कि हम 10 पंचायतों में क्लेम नहीं देंगे, यहाँ खराबा नहीं था। उन्होंने राजस्व विभाग को, एसडीएम को, कलेक्टर को यहाँ तक चैलेंज कर दिया कि हमारी रिपोर्ट ये है कि यहाँ खराबा नहीं था, लेकिन फिर आखिर में इनको राजस्व डिपार्टमेंट की रिपोर्ट को मानना पड़ा, उसको लागू करना पड़ा, और उसको लागू करते हुए इनको क्लेम देना पड़ता। ये बात तो इसमें कोई दो राय नहीं कि प्रति साल कंपनी इसमें प्रयास करती है, लेकिन इस इलाके का किसानों का संघर्ष मजबूत है। हालांकि अब जनप्रतिनिधि भी ऐसे जीत करके गए हैं जो लगातार राजस्थान की विधानसभा में भी क्लेम के मुद्दे को मजबूती के साथ रख रहे, और पहले इस क्षेत्र से जो लोग जीत करके जाते थे उन्होंने कभी राजस्थान की विधानसभा में एक बार फसल बीमा क्लेम की बात को राजस्थान की विधानसभा में नहीं उठाया। बलवान पुनिया की जीत करके जाने के बाद न कि केवल भादरा को बल्कि पूरे जिले के किसान को उसका फायदा मिलता है कि हो सकता है कि 5% 10% किसान बच जाए, लेकिन 90% ऐसे किसान है जिनको टाइम पर क्लेम मिलने लगा है, क्योंकि हमारी जो सड़क की बात थी वो विधानसभा तक गई है, और जितनी मजबूती के साथ लड़ाई में सड़क पर लड़नी पड़ती थी उतनी नहीं लड़नी पड़ती। हालांकि अब भी मैं इस बात को स्वीकार कर रहा हूं कि कंपनी से पैसे निकलवाने के लिए सड़क पर लड़ना ही पड़ेगा, हम इसके लिए लड़ेंगे। 21 के मुद्दे को लेकर के निश्चित रूप से सरकार के खिलाफ दो हाथ करने पड़ेंगे, इसमें कोई दो राय। अभी सर आगे आप 15 दिन का आपको समय दिया गया, अगर 15 दिन में ये काम नहीं किया जाता तो आगे की आपकी क्या रणनीति रहेगी?
15 दिन में अगर नहीं दिया गया तो हर गांव में जाएंगे, किसानों की कमेटियां बनाएंगे और हर गांव के किसानों को लेकर के आएंगे और अनिश्चितकालीन पड़ाव शुरू करेंगे। जब तक जिस प्रकार तारानगर की तर्ज पर लड़ाई लड़ेंगे, जब तक किसानों के खातों में पैसे नहीं आते तब तक मजबूती के साथ लड़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। हम सड़क पर लड़ेंगे, हमारी पार्टी के किसान सभा के जो जिलाध्यक्ष है वो सदन में लड़ेंगे, लेकिन हम सड़क को छोड़ेंगे नहीं, सड़क पर लड़ना पड़ेगा, क्योंकि लड़ेंगे नहीं तो फिर इस प्रकार से तो मतलब कंपनी की गुंडागर्दी और बढ़ जाएगी। इस बार 35 पंचायतों को किए, आगे बाकी पंचायतों को कर देंगे। और जिस प्रकार के राजस्थान के बहुत सारे ऐसे जिले हैं जिनमें क्लेम नहीं आता, वहाँ भी खराबा होता है। क्या कारण है सर कि कंपनी फसल बीमा क्लेम नहीं दे पा रही है? प्रीमियम सर खातों से काट लिया जाता है। क्या आप मानते हैं कि केंद्र सरकार की मिलीभगत कंपनी के साथ है, जिस कारण किसानों के खाते में हर बार सर बीमा नहीं डाला जाता, आंदोलन करके लगभग सर बीमा डलवाना पड़ता है? ये आपकी बात सही है पत्रकार जी, इसमें कोई दो राय नहीं कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज्यादा, मैं ये नहीं कहता बाकी जगह क्लेम नहीं आता, लेकिन सबसे ज्यादा क्लेम लेने वाला क्षेत्र जो है वो चूरू जिले की तारानगर तहसील, राजगढ़ तहसील और हनुमानगढ़ के अंदर है नौर और भादरा तहसील। इसका कारण ये नहीं कि यहाँ हम कोई फ्रॉड करके क्लेम ले रहे हैं, इसका एक टेक्निकल कारण ये कि हमारे इलाके के अंदर लंबे समय से बरसात की उसकी दिक्कत रही है। यहाँ के लोग जागरूक है, टाइम पर जो है वो अपना प्रीमियम कटवाते हैं, उसके बाद फिर जब नहीं आता तो हम लगातार लड़ते हैं। लेकिन केंद्र सरकार लगातार इस योजना जो है वो किसान के दुश्मन के रूप में काम कर रही है। अभी केंद्र सरकार ने बाकायदा ये कहा है कि हम खराबे का डाटा नहीं देंगे। खराबे का डाटा नहीं देने का मतलब आप कंपनी के पक्ष में हो। आप जो चीज खराब हुई है, जो फसलें खराब हुई है, उसका डाटा देने में क्या प्रॉब्लम है? केंद्र सरकार ये लेके अभी केंद्र सरकार जो 2022 की जो अधिसूचना जारी की है उसमें ये कह रहे हैं कि हम मौसम आधारित को हम मानना शुरू करेंगे, मतलब क्या उसको सैटेलाइट को। अभी तो सैटेलाइट इन्होंने किया, लेकिन अभी केंद्र सरकार सैटेलाइट को करवाने के मूड में है। जब अगर सैटेलाइट से कर देंगे तो सैटेलाइट से कैसे पता चलेगा कि नीचे फसलें खराब होगी? सैटेलाइट से तो सिर्फ आप ऊपर दूर से फसलों को देख सकते हैं। आप उस फसल के मतलब कि अभी जो इसकी गुणवत्ता है वो किस प्रकार की है, इसमें मतलब खराबा हुआ कि नहीं हुआ, वो तो सिर्फ हरियाली देख करके। जैसे खराबा भी कई तरीके से हो सकता है, एक फसल जल जाती है, हाँ जल जाती है, वो भी एक हाँ तो बहुत प्रकार की, तो फिर वो तो उसको खराबा मानेंगे नहीं। तो केंद्र सरकार लगातार कंपनी को फायदा देने का प्रयास करे, इसमें कोई दो राय नहीं। और इसमें भी कोई दो राय नहीं कि अगर केंद्र सरकार के बहुत सारे जो नेता हैं यहाँ के, विशेष रूप से यहाँ के MP, जो आज से 2 साल पहले तक उनको बीमे के क्या खे गए के बारे में पता नहीं था, अब लगातार बीमे पर उनकी डेली एक दिन छोड़ करके एक पोस्ट उनकी आती है। लेकिन उनको हम पूछना चाहते हैं कि आप जिस लोकसभा से हो, जिस चूरू संसदीय क्षेत्र से हो, आपके इलाके में रतनगढ़ में दुग्गी नहीं आई, पिछले 2 साल से नहीं आई, आप वहां क्यों नहीं दिलवाते क्लेम? आपके इलाके चूरू में क्लेम नहीं आता, आप वहां क्यों नहीं दिलवाते? सिर्फ नौर और भादरा को टारगेटिंग करके उनकी बार बार वही वो खबरें डलाते हैं। इस प्रकार से मंत्री से जाकर के मिलते हैं कि ये तो विपक्ष के आदमी है, मतलब सरकार कांग्रेस की बड़ी, आपकी सरकार है, आपको बार बार जाकर के मांग करने की, कहने की क्या जरूरत है? आप लोग जाकर के सरकार को डायरेक्ट बोलो, कहो कि भी मेरे क्षेत्र के ये किसान है, इनका इतना पैसा खाएगा, तुरंत कंपनी खातों में पैसे डाले। अभी ये मांग कर रहे हैं, गेंद को है उठा करके कभी राजस्थान सरकार के पाले में डाल रहे हैं, तो कभी केंद्र सरकार के सैटेलाइट के मामले में करेगी राजस्थान सरकार करेगी फैसला। हमें इस बात से क्या मतलब है? आप इस क्षेत्र के MP हो, स्टेट गवर्नमेंट में भी अगर कोई करेगा फैसला तो कौन करेगा? आयुक्त करेगा। और देश के जितने भी IAS जो रैंक के अफसर होते हैं उनका होल्डिंग कौन करता है? तो क्या MP साहब की जिम्मेदारी नहीं कि आप उनको अब तक करवा देते? आज 2021 की सावनी की फसल बर्बाद हुई थी और कितने दिन निकल गए, किसान क्या पैसा नहीं आया, उसका 1 रुपया ब्याज नहीं आ रहा, और प्रति साल किसान को लड़ना पड़ता है। लड़ने की जरूरत क्यों पड़े? आपकी सरकार अगर महत्वाकांक्षी योजना को धरातल पर लागू कर रही है तो फिर लड़ने की जरूरत तो नहीं पड़नी चाहिए। आप तो उस प्रकार से मांग कर रहे हो जिस प्रकार से आपको विपक्ष में, हालांकि आप पिछले 2-3 साल में आप तक कैसे हुई? ये कोई योजना आज की तो नहीं है, योजना तो बहुत लंबे समय से। हालांकि हमारा जिला 2015-16 में जागरूक हुआ, लेकिन राजस्थान के ऐसी भी बहुत सारी तहसीलें जिन्होंने 2009 के अंदर क्लेम दिया था, जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, जब माननीय मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उस समय भी लोगों ने लड़के लिया। मैं ये नहीं कह रहा कि मनमोहन सिंह ने आराम से डाल दिया था, लेकिन मनमोहन सिंह जी के टाइम में भी तारानगर के किसान ने बहुत ऐतिहासिक आंदोलन किया था। उसमें 2009 में उन्होंने पहली बार क्लेम लिया था, तब मौसम संयंत्र लगते थे, जब घरों के ऊपर जो मौसम संयंत्र लगते थे, जैसी सर्दी दूरी पे मीटर लगते थे, हाँ मीटर लगते थे, जब वो मीटर माइनस में आते थे तो उसको आधार मान करके जो फसलों का खराबा तय होता था। तो उस समय से किसान तो क्लेम ले रहे हैं। अभी तो कोई योजना आई नहीं, तो जिस इलाके का किसान जागरूक है वहां तो क्लेम आ रहा है, जो किसान लड़ रहा है। और जो राजस्थान का जिला, हमारे पास का जिला बीकानेर है, वहां कभी क्लेम नहीं आता।
उसके बाद बीकानेर के बाद में नागौर है, वहां कभी क्लेम नहीं आता, जालोर में कभी क्लेम नहीं आता, झालावाड़ में क्लेम नहीं आता। जब अगर देश के प्रधानमंत्री इतनी महत्वाकांक्षी योजना में ये कह रहे हैं कि ये तो प्रधानमंत्री की योजना है, देश का प्रधानमंत्री दे रहा है, तो प्रधानमंत्री दे रहा है, तो फिर नौर और भादरा तारानगर चूरू यहाँ इतना प्यार कैसे हो गया प्रधानमंत्री को? ये पूरे हिंदुस्तान को देना चाहिए क्लेम। और हम तो खुले तौर पर कहते हैं कि जालोर के किसान को भी क्लेम मिलना चाहिए, नागौर के किसान को भी क्लेम मिलना चाहिए, हरियाणा के किसान को भी क्लेम मिलना चाहिए, मध्य प्रदेश के किसान को भी क्लेम मिलना चाहिए, यूपी के किसान को भी क्लेम मिलना चाहिए, क्योंकि क्लेम किसान का हक है। अगर आप उसका प्रीमियम काट रहे हो, अगर उसकी फसल वास्तव में खराब होती है तो किसान को उसके प्रीमियम का हक उसका मिलना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। और निश्चित रूप से ये जो लड़ाई है, ये नौर और भादरा की लड़ाई पूरे हिंदुस्तान को क्लेम के मामले में नई दिशा दी है। रामगढ़ की बैंक के खिलाफ का किसान आंदोलन देश का ऐतिहासिक किसान आंदोलन था, जिसको टाइम्स ऑफ इंडिया ने कवर किया था। कहा था पहली दफा किसी वित्तीय संस्था के ऊपर पैसे लगे। उसमें हम मानते हैं कि बीमा कंपनी की गलती नहीं थी, लेकिन वित्तीय संस्था बैंक ने क्या काम किया कि किसानों का क्लेम जो अपने प्रीमियम काट करके देना किसी कंपनी को था, दे दिया किसी कंपनी को था। ये पहला मामला था जिसमें 8 करोड़ रुपए वित्तीय संस्थान बैंक, रामगढ़ बैंक को भुगतना पड़ा था। उसके साथ साथ गोरखाना बैंक भी थी और बुकरका बैंक भी थी, तीनों SBI बैंक को पैसे देने पड़े थे। तो हमारे इलाके के किसान ने पूरे हिंदुस्तान के किसान को क्लेम के बारे में लड़ने के लिए जागरूक किया है। और निश्चित रूप से ये हो नहीं सकता कि जिस इलाके ने लड़ाई की शुरुआत की और वो इस लड़ाई को हार जाए। 2021 के अंदर अगर सरकार सैटेलाइट को मानेगी तो हम निश्चित रूप से हम मजबूती के साथ लड़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। नौर क्षेत्र को उन्होंने ज़्यादा टारगेटिंग किया, इसमें कोई दो राय नहीं। भादरा को इतना नहीं किया है, नौर क्षेत्र को ज़्यादा टारगेटिंग किया, हम मजबूती के साथ लड़ेंगे। अभी हम कागज़ तैयार कर रहे हैं, सब सर्वे कर रहे हैं। हमने उनसे रिपोर्ट मांगी, अभी तक कंपनी ने अपनी रिपोर्ट देने से मना कर दिया है। कंपनी ने अभी तक ये रिपोर्ट भी नहीं दी है कि हमने किन किन ग्राम पंचायतों को टारगेट किए। कंपनी रिपोर्ट दे चाहे नहीं दे, इस बात से मेरे को लेने, हम तो प्रशासन से रिपोर्ट मांगेंगे कि आप दो या तो क्लेम दो, क्लेम नहीं दे रहे तो कारण क्या है वो कारण दो। तो सैटेलाइट की बात करें तो कंपनी का स्टेटमेंट इस बात को लेकर आया था कि जो मीटर लगाए गए थे घरों के ऊपर, उसके साथ किसान छेड़छाड़ कर दिया करते थे। अक्सर अगर सर्दी की बात करें तो उसमें बर्फ डाल देना और गर्मी में भी उसके साथ छेड़खानी करना, जिससे वो मौसम एकदम अनुकूल बताए उस चीज के। इस चीज ये सर उनकी स्टेटमेंट आई थी, उसके अंदर कंपनी बिल्कुल सरासर गलत है। मैं 2010 से 15 तक जिला परिषद का डायरेक्टर रहा और मैं सबसे पहले 2010 के अंदर मैं गांव के अंदर गया था मीटर चेक करने के लिए, पहले जनप्रतिनिधि बनते। जब हमने मीटर चेक किए तो कंपनी खुद ने गड़बड़ कर रखी थी, क्योंकि गांव का बड़ा किसान था, किसान जानता नहीं था कि कंपनी का। सब गांव में कंपनी ने अपने मीटरों के ऊपर सर्दी के टाइम में बागले डाल रखे थे, सब गांव में। कंपनी ढक देती थी, कंपनी के लोग आते थे, कंपनी के लोग आकर के मीटरों को ढक करके जाते थे, किसानों का पता नहीं था और ढक करके जाते थे। उसके बाद ये बात सही है कि उसके बाद किसान जब जागरूक हुआ, हमने जाकर के लोगों को कहा कि इसको ढक क्यों रखा है, तो किसानों का ये तो कंपनी वाले ढक्के गए। तो मैंने कहा ढक्के जाने से क्या है, सर्दी में ये पारा माइनस में कैसे आएगा बताओ। तो कहा मुझे तो पता नहीं था इस बात का। मैंने कहा भी आपके सिर्फ इस घर में ढकने के कारण पूरे गांव में करोड़ों का नुकसान हुआ है। तो फिर लोग जागरूक हुए, फिर लोगों ने मीटरों की रुखाड़ी करनी शुरू की, फिर लोगों ने उसको ढकने नहीं दिया। जब नहीं ढकने दिया तो आपको भी पता है कि अपने हर बार सर्दी के मौसम में 10 दिन 15 दिन ऐसे दिन आते हैं जब अपने सूखा पाड़ा गिरता है, सूखा पाड़ा। और जिस दिन सूखा पाड़ा गिरता है उस दिन मीटर माइनस में आए, और जब माइनस में जब मीटर आए तो इनको क्लेम देना पड़ा, और क्लेम भी करोड़ों का क्लेम बना। इनके पेट में दर्द हुआ, फिर इन्होंने उसको आधार नहीं मानते हुए फिर उसके बाद में इन्होंने इसको शुरू कर दिया कि हम क्रॉप कटिंग को मानेंगे। अब ये चलो मान लिया, उसमें तो ये आरोप लगा रहे थे, लेकिन अब क्रॉप कटिंग में क्या प्रॉब्लम है बताओ? क्रॉप कटिंग को क्यों बंद करना चाहते हैं? क्रॉप कटिंग तो बाकायदा एकदम ट्रांसपेरेंसी है, वहां किसान भी होगा, वहां बीमा कंपनी का प्रतिनिधि होगा, वहां कृषि विभाग का प्रतिनिधि होगा, वहां तीनों लोग आपके सामने एक खेत को प्लांट चुनेंगे, उस प्लांट की फसल कटाई होगी, फसल कटाई के बाद में फसल कटाई का प्रयोग होगा, उसकी फसल निकाली जाएगी, उसको तोला जाएगा, आपके सामने होता है सब। बीमा कंपनी की एक एक चीज सामने होती है, उसमें इनके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? इनको कुल मिलाकर के ये कि एक ही बात चाहते हैं कि हम राजस्थान से करोड़ों का प्रीमियम लूटें और फिर यहाँ से जाएं, हमें वापस नहीं देना पड़े। क्लेम देने में इनको दिक्कत होती है। ये तो कहते हैं कि हमें सिर्फ प्रीमियम मिलता रहे, क्लेम देने में दिक्कत है। यहाँ बहुत सारी इस जिले में आपको याद होगा, इफ्को टोक्यो कंपनी थी पहले, इफ्को टोक्यो कंपनी से पहले आईसीआई कंपनी थी, अब एआईसी कंपनी है। यहाँ लगातार कंपनियां भगती रही है। बढ़ने का कारण क्या है कि यहाँ कंपनी यहाँ से लूट करके नहीं ले जा सकती। यहाँ किसान जागरूक है और यहाँ के जनप्रतिनिधि जागरूक है। इस इलाके के अंदर आप जितना पैसा लोगे
और खराबा होगा तो उससे 4 गुना 5 गुना जो बनेगा कंपनी को देना पड़ेगा। या आप इस जिले को लूट करके नहीं ले जा सकते, इसलिए यहाँ कोई कंपनी टिकती नहीं, भगती है कंपनी। और मैं कहता हूँ अब भी जो कंपनी है ये भी भगेगी, क्योंकि इनको पैसा देना पड़ेगा। अभी सावनी का मैं एकदम मेरे पास मतलब अभी तक कोई, क्योंकि कंपनी ने डाटा सार्वजनिक नहीं किया है, हम मांग कर रहे, लेकिन हमारा अंदाजन ये कि जिले का 1000 करोड़ रुपए क्लेम बनेगा, 1000 करोड़ रुपए। सर कंपनी ने लिस्ट सार्वजनिक करना बंद क्यों कर दी? पहले जैसे लिस्ट आती थी उसमें सर खातों के नंबर आते थे, किसान का नाम आता था, जिस लिस्ट के हिसाब से पैकेज दिए जाएंगे, वो सर कंपनी ने सार्वजनिक करना बंद कर दिया। कंपनी ने कभी भी लिस्ट सार्वजनिक नहीं की थी। वो जनप्रतिनिधियों के पास सिर्फ क्लेम जब क्लेम कटता था तो उस मतलब वो प्रीमियम कटता था, तो प्रीमियम के टाइम में उनका जो पॉलिसी के आधार पर बनता था कि इनके प्रीमियम के हिसाब से इतना क्लेम बन रहा है इसका, वो लिस्ट सार्वजनिक होती थी। वो लिस्ट कभी भी ये वो अब बंद हो गई। उसमें क्या कारण था कि वो लिस्ट सार्वजनिक होने के बाद किसान ये मान लेता था कि हमारा इतना क्लेम बन गया पहले, लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या है कि उसके बाद आपके गाँव में खराबा कितना होगा, कितना % होगा, तो उस लिस्ट का मतलब नहीं रहा। तो फिर जाकर के मतलब लोग ये कहते हैं हमारा तो इस लिस्ट में तो ये आया हुआ है, इसमें ये बन रहा है। वो कभी भी एक्चुअल लिस्ट आज तक कभी जारी नहीं की। अब तो केंद्र सरकार ने खुल्लम खुला, केंद्रीय मंत्री कृषि मंत्री ने लेटर जारी करके कहा कि हम डाटा नहीं देंगे। इससे बड़ी बेशर्मी की क्या हद होगी? भी किसान का खराबा हुआ है, किसान का खेत है, सार्वजनिक रूप से आपकी वो क्रॉप कटिंग हुई, आपको डाटा देने में दिक्कत कहाँ है? हमें डाटा लेने के लिए हमें हर गांव में हमारे कार्यकर्ताओं को खड़ा करना पड़ता है किसान सभा में। वो जब क्रॉप कटिंग होती है उस समय डाटा बनाते हैं, उनके आधार पर हम लड़ाई लड़ पाते हैं। हालांकि ऑथेंटिक डाटा हमारे तक नहीं पहुंचते, ठीक है, क्योंकि इनके पास जो डाटा होते हैं वो कभी सार्वजनिक नहीं करते। तो जो सार्वजनिक नहीं करने का मतलब इन कंपनी के दिमाग में खोट है, इसमें कोई दो राय नहीं। सर बात केंद्र सरकार की करें तो केंद्र सरकार लगातार अपनी प्रतिष्ठा खोती जा रही है। पहले किसान आंदोलन, अभी आप बीमे के बारे में बता रहे हैं, और अब सरकार भारतीय सेना के लिए नई योजना लेके आई है, अग्निपथ योजना, जिसको लेकर सफाई ने आज विरोध प्रदर्शन भी किया है नौर भादरा और तमाम क्षेत्रों में। इसके अलावा पूरे देश भर में सर इसको लेकर आंदोलन हो रहे हैं। आपकी सर उस विषय में क्या राय है? मेरी राय है कि हम तो शुरू से केंद्र सरकार के निजीकरण के मामले में खिलाफ रहे। अब जब शुरू में रेलवे बेचा हिंदुस्तान का, तो सबसे पहले हिंदुस्तान के कम्युनिस्टों ने उसका विरोध किया था कि रेलवे बेचना हिंदुस्तान की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना। उन्होंने रेलवे बेचा, रेलवे के बाद में इन्होंने एयरपोर्ट बेचा, फिर इन्होंने एयरपोर्ट के बाद एयरपोर्ट के बाद फिर इन्होंने एयरलाइन बेची, फिर एयरलाइन के बाद इन्होंने हिंदुस्तान के सरकारी संसाधनों को धीरे धीरे बेचने का कार्यक्रम बनाया, लाल किले को ठेके पर दिया। अब हिंदुस्तान की सेना से लोगों को इतना प्यार है कि नौजवान सुबह 4 बजे खड़े होकर के सुबह 10-10 किलोमीटर दौड़ते हैं। वो इस बात के लिए दौड़ते हैं कि हम जाकर के हिंदुस्तान की सेना में देश की सेवा करेंगे। लेकिन जब एक नौजवान जो कि 17 साल का और उसको 4 साल के लिए भर्ती करके 21 साल का जब वो अपनी जवानी की दहलीज पर होता है, उस समय जब उसको बाहर निकाल दिया जाएगा तो उसके सामने पूरी जिंदगी अंधकार में ही लगेगी। देश के सबसे प्रतिष्ठित, जिससे सबसे ज्यादा लोग प्यार करते हैं, वो सेना है। अगर सेना का निजीकरण कर दिया तो फिर देश में बचेगा। निश्चित रूप से हिंदुस्तान के तमाम नौजवानों को इसके खिलाफ मजबूती के साथ लड़ना चाहिए, इसका विरोध करना चाहिए, और निश्चित रूप से पूरे देश के नौजवानों को एकजुट होकर के मोदी सरकार के इस फैसले का विरोध करना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि जिस प्रकार से पिछले कई सालों से इन्होंने जो जनता के खिलाफ के जो फैसले किए, हमने शुरू में कहा था कि ये पूरे देश के सब सरकारी सामान को बेचेंगे, और मैं आज कह रहा हूं देश का एक सरकारी संयंत्र छोड़ेंगे नहीं, ये पूरे देश के तमाम सरकारी संयंत्रों को बेचेंगे। सरकारी कुर्सी छोड़ेगा नहीं मोदी देश में, 100 को बेचेगा सरकारी। जिन्होंने सेना के ऊपर हाथ डाल लिया, इससे बड़ी शर्म की बात क्या होगी। हालांकि हिंदुस्तान में जगह जगह कल हिंसा भी हुई है, कई जगह नौजवानों ने ट्रेनें जला दी, कई जगह। और मैं हिंसा के कतई पक्ष में नहीं हूँ, न मेरी पार्टी पक्ष में। हम कहते हैं मजबूती के साथ लड़ो, लेकिन जनता की ताकत के साथ, नौजवानों की ताकत, संख्या बढ़ाओ। आप हजारों की संख्या में इकट्ठे हो, आप लाखों की संख्या में इकट्ठे हो, लेकिन देश की सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना गलत है। हम इसके कतई पक्ष में नहीं। सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, मजबूती के साथ अहिंसक तरीके से इस आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहिए। जिस प्रकार से हिंदुस्तान के किसान ने 1.5 साल तक लड़ते हुए ये बात दिखाई थी कि देश का किसान बहुत धैर्यवान है, उसी प्रकार से नौजवानों को धैर्य के साथ इस लड़ाई को लड़ने की जरूरत है। अगर ये धैर्य खो बैठे तो देश की सरकारें इस
इस कार्यक्रम में लगी हुई है कि नौजवानों के ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज कर दिए जाए, नौजवानों को पीट दिया जाए, भगा दिया जाए, उनको दिशा भटका दिया जाए। हम कहते हैं कि आप दिशा के साथ रहते हो, अपनी पढ़ाई करिए, पढ़ाई के साथ साथ अपनी जायज बात के लिए संघर्ष किए। लेकिन ये जो असंतोष जो पैदा हो रहा है, जो नौजवान जो जिस असंतोष के साथ घरों से निकल रहे हैं, उसका कारण ये कि बेरोजगारी देश के अंदर बढ़ रही है, हताशा नौजवानों में भरी पड़ी है। उसका कारण ये कि पिछले कई वर्षों से सेना की भर्ती नहीं हुई। सेना एक ऐसी भर्ती थी कि हर गांव से 2-2, 4-4 नौजवान लगते थे। हर गांव में उसका माहौल बढ़ता था। 4 नौजवान के लगने के बाद बाकी नौजवान और ज्यादा ताकत के साथ गांव के ग्राउंडों में निकलते थे। इन सालों में भर्तियां हुई नहीं। जब भर्तियां नहीं हुई, और जहां भर्तियां हुई है, हम सिर्फ केंद्र का नहीं कहना चाहते, स्टेट गवर्नमेंट ने भर्ती की है, गहलोत सरकार ने, सब भर्तियों में भ्रष्टाचार हुआ। अब जब भ्रष्टाचार होगा, जब पैसे लेकर के जब लोग बाग लगेंगे, तो नौजवान का दिल जो है वो टूटेगा। और अब हताश नौजवान है हिंदुस्तान का। हालांकि कई जगह नौजवानों ने आत्महत्या की है। मैं उन तमाम लोगों से आग्रह करना चाहूंगा कि आप आत्महत्या नहीं करें। हिंदुस्तान के नौजवान बहुत मजबूत नौजवान रहे। अंग्रेजों का शासन हमने देखा है, हिंदुस्तान के नौजवानों के ऊपर से अंग्रेजों का शासन गुजरा है। हिंदुस्तान का वो नौजवान था जिसने अंग्रेजों को हिंदुस्तान से उखाड़ करके फेंक दिया। तो ये सरकारें, सरकार के खिलाफ लड़ना चाहिए। हताश होकर के आत्महत्या करना बुरी बात है, और हिंसा करना बुरी बात है। हिंसा और हताशा को छोड़ते हुए इस लड़ाई को लड़े। और मैं आज कह रहा हूँ, 100 दूध भी खाएंगे, 100 प्याज खाएंगे, केंद्र की मोदी सरकार ये बिल वापस लेगी। ये कह रहे थे कि हम कुछ भी हो जाए, मोदी जी ने जो फैसला कर दिया वो लोग ही लकीर होती है। पिछले दिनों थूका बात चाट करके इन्होंने ये कहा था कि हम देश से माफी मांगते हैं और हम बिल वापस लेते हैं। फिर कहेंगे थूका बात चाट करके हम देश के नौजवानों से माफी मांगते हैं और ये अग्नि पंथ जो बना रहे हैं इसको हम वापस लेते हैं। तो फिर आप तो देश के एमएलए एमपी उनको तनख्वाह दे रहे हैं, उनको हटा दो, उनको भी 2-2 साल के लिए रखो और उसकी वो तनख्वाह बंद कर दो, हैं। फिर तो आप थोड़े से दिनों बाद में देश के जो स्वास्थ्य, जो बेचारे हॉस्पिटल में लगे हुए हैं, जो पिछले दिनों जो कोरोना में अपना घर परिवार सब कुछ त्याग करके जो नौकरियां कर रहे थे, उनको भी आप स्वास्थ्य वीर घोषित कर दो और हटा दो उनको नौकरियों से। ये क्या मतलब हुआ? ये कौन सा वीर का तरीका है? ये बिल्कुल सरकारी संस्थाओं को बेचने का कार्यक्रम है। ये हर सरकारी तंत्र को निजी हाथों में देना चाहते हैं। और मैं एक बात कहता हूँ, हमेशा सरकारी संस्थान को बचाने के लिए मैं गांव के स्कूलों में हमेशा बोल के आता हूँ कि आप सरकारी स्कूल तब बचेंगे जब अपने बच्चे सरकारी स्कूलों में जाएंगे। सरकारी स्कूलों के अंदर अपने तमाम बुजुर्गों के, उस समय के, जिस जमाने में सरकारों के पास संसाधन नहीं हुआ करते थे, बजट नहीं हुआ करते थे, लोगों ने 1-1 रुपया 50-50 पैसे चंदा दे करके अपने खून और पसीने की मेहनत की कमाई से सरकारी संस्थाओं को बनाया है। उनको कोई भी सरकार बेचना चाहे, पिछले दिनों अपने पिछली जो वसुंधरा की सरकार में 3000 सरकारी स्कूलों को बंद करने का कार्यक्रम बनाया था कि हम सरकारी स्कूलों को बंद करके उनको मर्ज कर रहे हैं। क्या जरूरत थी मर्ज करने? आप तो सरकारी संस्थान को बढ़ाओ भाई, घटा क्यों रहे हो? तो इसी प्रकार से ये मोदी सरकार का जो फैसला है वो इतना खतरनाक है कि निश्चित रूप से जो नौजवान है वो इसका डट करके मुकाबला कर रहे हैं। पूरा देश सड़कों पर है और पूरे हनुमानगढ़ जिले की एसएफआई ने आज सभी तहसील हेडक्वार्टरों पर प्रदर्शन किया है। और सिर्फ हनुमानगढ़ में नहीं, जहां तक मेरे को रिपोर्ट है राजस्थान में किया, और कल अलग अलग जगह से नौजवान खुद निकल रहे हैं घरों से। नौजवान टोलियां बना करके निकल रहे हैं, बड़े बड़े प्रदर्शन, बड़े बड़ी रैलियां हो रही है। इसका मतलब कि नौजवान अपनी बात को समझने लगे। और कुछ लोग जो इसको भी ये दिखा रहे हैं कि ये बहुत ही मतलब क्या भी फायदा पड़ती है, तो उन लोगों का तो देखो, वो सरकार के साथ के लोग हैं, उनके अंधभगत हैं। उनको जब पूरा देश बिक जाएगा उस समय तक ये कहते रहेंगे कि हम तो सरकार के साथ है, लेकिन आखिर में उनको कहना पड़ेगा। और अभी हालात जो वर्तमान में बनी हुई है उसमें सब लोगों को पता है, लेकिन 90% नौजवान ये मान रहे कि भी बिल्कुल भर्ती जो है वो बिल्कुल गलत। सर, आपने अभी बेरोजगारी का जिक्र किया था और 10th और 12th के बच्चों को प्रमोट कर दिया गया। ऐसे में सर बेरोजगारी बढ़ना एकदम जायज भी है सर, कहीं ना कहीं, क्योंकि बेरोजगारी बढ़ेगी, छात्र बढ़ते जा रहे हैं, पास करते जा रहे हैं। पहले 10वीं और 12th में जो कमजोर बच्चे थे उनको निकाल दिया जाता था, अब सबको सर बराबर ला के रख दिया है। और राजस्थान सरकार की बात करें तो लगभग भर्तियों के सर रेट भी कितनी बड़ी भर्ती थी, पेपर लीक हो गया। राजस्थान सरकार जो पेपर माफिया है, जो पेपर लीक करते हैं और पेपरों को सर बचा नहीं पा रही है। ऐसे में आपके मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राजस्थान में 2 विधायक थे और उन्होंने राज्यसभा चुनाव में राजस्थान सरकार को सर यानी कांग्रेस सरकार को समर्थन दिया था। तो ऐसे में मान सकते हैं सर, आपने आपके जो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के 2 विधायक है उन्होंने उस सरकार को समर्थन दिया जो कि पेपर जो लीक करे उनको नहीं रोक सकती? बिल्कुल, आपका सवाल बहुत जायज है। पेपर लीक राजस्थान में लंबे समय से प्रॉब्लम रही। बीजेपी के राज में भी आपको याद होगा कि जितने एग्जाम हुए वो सब लीक हुए। उसके बाद कांग्रेस के राज में जितने एग्जाम हुए वो सब के सब जो है वो लीक हुए।
और जहां तक सवाल है राज्यसभा का, ये एक राजनीतिक सवाल है। इसमें मामला ये है कि हम बाकायदा इस बात का विरोध करते थे, कांग्रेस की सरकार हो बीजेपी की सरकार हो, लेकिन राज्यसभा के अंदर हमारे पास दो विकल्प थे। एक विकल्प था जो जीटीवी का मालिक सुभाष चंद्रा, जो हिंदुस्तान के किसान को पाकिस्तानी बोल रहा था, जो हिंदुस्तान के किसान को खालिस्तानी बोल रहा था, जो हिंदुस्तान के किसान को बिकाऊ बोल रहा था, जिसने हिंदुस्तान के किसान के बारे में इतने इतने बड़े अपशब्द कहे, उस आदमी को राजस्थान की धरा से हराना बहुत जरूरी था। इसलिए हमने सांप्रदायिक पार्टी के खिलाफ, पार्टी की बाकायदा डेडिकेटेड लाइन है, सांप्रदायिक पार्टी को हराने के लिए उसके सामने जो विकल्प था उसको मतदान किया। इसमें कोई दो राय नहीं, ये पार्टी का फैसला था, कम्युनिस्ट पार्टी पोलिट ब्यूरो का फैसला था, स्टेट कमेटी का फैसला था सुभाष चंद्रा जी को राजस्थान से सह सम्मान वापस भेजने के लिए, क्योंकि ये किसानों की धरा है। और किसानों की धरा पर कोई आदमी यूं चाहे किसी पॉलिटिकल पार्टी का हो, वो किसानों के खिलाफ बकवास करके, किसानों को भड़कला करके, किसानों के खिलाफ अनाप शनाप बातें कह करके, और राजस्थान जो किसानों की धरा है उस पर आकर के जीत करके जाए, ये मैं समझता हूँ कि पूरे राजस्थान के करोड़ों किसानों की जो भावनाएं हैं वो आत होती। इस कंडीशन में हमने मतदान किया, लेकिन हम पार्टी के कहने पे चलते हैं। हाँ बिल्कुल, अभी पार्टी के कहने पर चले। पिछले दिनों जब पार्टी कहने पर नहीं चले तो पार्टी ने कार्रवाई की। कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर खुल्लम खुला कार्यक्रम है कि जब पार्टी का कोई फैसला है, चाहे वो विधायक हो, चाहे एमएलए हो, चाहे एमपी हो, चाहे पार्षद हो, चाहे पंचायत समिति का डायरेक्टर हो, कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर जो फैसले के खिलाफ कोई भी जाता है उसके ऊपर कम्युनिस्ट पार्टी कार्रवाई करती है। इसमें कोई दो राय नहीं। देश के अंदर लोकसभा के जो अध्यक्ष है सोमनाथ चटर्जी, यूपीए 2 के अंदर आपको याद होगा, तो सोमनाथ चटर्जी को कम्युनिस्ट पार्टी ने 10 साल के लिए बाहर निकाल दिया था। उसके बाद कभी कम्युनिस्ट पार्टी की टिकट नहीं थी, जो 10 बार लगातार एमपी रहने वाला आदमी था, 10 बार का लगातार एमपी था। पार्टी का फैसला नहीं माना तो बार कर। आप सर, कम्युनिस्ट लोग अक्सर कहते हैं कि सरकार की कमजोर को और कमजोर बनाने की योजना और मजबूत को और मजबूत बनाने की योजना। ऐसे में सर कोरोना काल के अंदर केंद्र सरकार नई शिक्षा नीति लेके आई थी, शायद आपने उसमें अध्ययन भी किया होगा, और कुछ लोगों का विरोध हुआ था, कुछ विरोध नहीं किया गया था। तो उस नई शिक्षा नीति के अंदर सर ये बात रखी गई थी कि 5वीं 6वीं और 7वीं 8वीं क्लास में बच्चों को जो घरेलू काम होते हैं, कुम्हार का, खाती का, लोहार का, ये काम सिखाए जाएंगे। ऐसे में सर आपको लगता है कि 8वीं के पास आगे जाके बच्चा IAS IPS बन सकता है, क्योंकि उनको 7वीं 8वीं में सर वो काम सिखा दिए जाएंगे जो कि आगे जाने नहीं देंगे उनको। नई शिक्षा नीति निश्चित रूप से विद्यार्थी के खिलाफ थी, इसमें कोई दो राय नहीं। हालांकि जो यूरोपीय देश है, यूरोपीय देशों में जिस प्रकार की शिक्षा नीति है उस प्रकार की शिक्षा नीति को यहाँ लेके आने के, वहाँ बच्चा जब शिक्षा जब शुरू करता है उसकी पूरी शिक्षा है वो फ्री होती है। यहाँ शिक्षा बिकती है किताबों, यहाँ शिक्षा रेडी पर बिकती है। आपको MBBS करना है, आपने अगर MBBS करना है, आपके पास पैसा है, आपके पास शिक्षा में कुछ नहीं है, तो आप यहाँ से दूसरे देश में जाओ, 60 लाख रुपए में आपके पास MBBS की डिग्री हो, आपका टैलेंट कुछ नहीं है। और उस शिक्षा नीति में भी इस प्रकार की व्यवस्था थी। तो जो पैसे वाले लोग हैं उनके पास कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी वो डिग्रियां लेकर के आ रहे हैं, और जिनके पास बेचारों के पास टैलेंट है उनके लिए सरकारी संसाधन नहीं है। हालांकि बहुत कम सरकारी संसाधन है, उनमें बहुत सारी नौजवान, मैं ये भी मानता हूँ कि बहुत सारे जो नौजवान है वो आगे बढ़ करके जा रहे हैं। नई शिक्षा नीति का हमारे संगठन ने उस समय भी विरोध किया था, हम अब भी विरोध करते हैं। सरकार की के पास ऐसी कोई ढंग की पॉलिसी नहीं है, न तो बेरोजगारी के सवाल पर है, न शिक्षा के सवाल पर है। क्योंकि पहले तो आप पढ़ा रहे हो, अभी प्रमोट किया, आपका जो सवाल था, प्रमोट जब आपने कर दिए, चलो कोरोना का कारण था, 100 टाइप की दिक्कत रही, हम इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन आप रोजगार का विकल्प तो ढूंढिए। क्या हिंदुस्तान के पास ये व्यवस्था नहीं कि आप हर चीज जो बाहर से एक्सपोर्ट करते हो, जो देखिए जो बाहर से जो आप जो इम्पोर्ट करते हो, वो चीजें हिंदुस्तान का विद्यार्थी बढ़ा नहीं सकता। हिंदुस्तान के अंदर ऐसी कितनी सरकारी संस्थाएं हैं, कितने ऐसी जगह है जहां हिंदुस्तान के नौजवान जो वैज्ञानिक बने हो, जो मतलब जिस लाइन में जाना चाहते हो उस लाइन के अंदर निर्माण करे। सरकारी जो ढांचा है उसको बर्बाद किया जा रहा है। मेरा निवेदन है कि सरकारी ढांचे को बचाएं, सरकारी ढांचे के ऊपर ज्यादा से ज्यादा काम करेंगे तो नौकरियां मिलेगी। आप सरकारी ढांचे को तो खत्म कर रहे हो, फिर नौकरियां कहां से बचेगी, किस क्षेत्र में नौकरियां बचेगी? यानी सर आपका कहना है जो साम्राज्य पिछली सरकारों ने खड़ा किया, शिक्षा का, बच्चे निःशुल्क पढ़ सकते हैं, स्कूल को भी प्राइवेट करने का, तो उसको केंद्र सरकार गिराने का काम कर रही है। केंद्र सरकार शिक्षा को लगातार खत्म करने पर तुड़ी हुई है, क्योंकि ये खुद ऐसे लोग देश की केंद्र की सत्ता में बैठे हैं जो खुद अनपढ़ है। समृद्धि ईरानी देश की HRD मिनिस्टर थी, उनकी खुद की शिक्षा 10th फेल है। जब 10वीं फेल जो हिंदुस्तान के मतलब शिक्षा मंत्री हो केंद्र की, क्या उम्मीद करेगा हिंदुस्तान का विद्यार्थी? जिनको
जिनको ये पता ही नहीं कि यूनिवर्सिटीज में क्या होता है, कॉलेजेस में क्या होता है, कौन कौन सी डिग्रियां मिलती है, तो वो लोग जब देश के अंदर बैठेंगे, देश के अंदर आधे मंत्री तो 10वीं फेल बैठे हैं, तो काय की उम्मीद करेगा। देश का प्रधानमंत्री अभी तक बता नहीं पाया कि हमने डिग्री कहां से हासिल की। तब तो कह रहे हैं कि हम फेल थे, कभी कह रहे हैं हम पास थे। आज तक वो कॉलेज नहीं मिला जिसमें वो पढ़े हैं, आज तक उस जगह का पता नहीं मिला लोगों की उन्होंने कहां से शिक्षा ग्रहण की है। ठीक है, तो पढ़े लिखे लोग जब देश की सत्ता पर नहीं होंगे तो इसी प्रकार के हालात होगी। हालांकि केंद्र सरकार को खुल्लम खुला टारगेट है, वो तो उनके तो मंत्री ने कहते पकौड़े बेचो, आपको जरूरत क्या है। ठीक है, तो ये तो पकौड़े बिकवाने वाली सरकार है। अब ये इस प्रकार की योजनाएं इनको कौन बताते हैं पता नहीं, कि 4 साल नौकरी करो फिर इनको बाहर निकाल दो। ऐसी योजनाएं तो मतलब दो उम्मीद तो ये कर रहे थे कि देश के अंदर सरकार कांग्रेस की गई है, चेंज हुई है, तो देश का सरकारी ढांचा मजबूत होगा। और लोगों ने भ्रष्टाचार के खिलाफ, लोगों का कांग्रेस के खिलाफ गुस्सा था, उस गुस्से के कारण मतदान किया। अब उस पूरे गुस्से को 2 चीजों पर मोड़ दिया है कि देश को अंदर न तो शिक्षा की जरूरत है, न स्वास्थ्य की जरूरत है, न रोजगार की जरूरत है। बीजेपी ने तो खुल्लम खुला कह दिया कि हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ हिंदू मुसलमान करो और चुनाव जीतो, लोगों को जाति के नाम पर, लोगों को धर्म के नाम पर बांटते रहो, उनको लड़वाओ आपस में और चुनाव जीतो। उनको कोई बाकी जनता के मुद्दों से कोई लेना देना नहीं। तो सर फसली बीमा की बात कर रहे थे, तो अब यानी 15 दिन में आपकी बात नहीं मानी जाती है तो आप सर पड़ाव करेंगे? 15 दिनों में बात नहीं मानी जाती तो हम गाँव जाएंगे और बाकायदा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आंदोलन की घोषणा करेंगे और स्टेप वाइज स्टेप शानदार मूवमेंट करेंगे और पड़ाव डालेंगे तहसील पर आकर के, और अनिश्चितकालीन रूप से लड़ाई लड़ेंगे जब तक क्लेम किसानों के खातों में नहीं आता। धन्यवाद सर।